Good morning, all of you. I am Dr. Premchand Maurya. Coming today topic is aspergillus. आज की टॉपिक है एस्परजिलस. इसको हम यूरोसियम के नाम से जानते हैं. सो लाइक यूरेसियम. एस्परजिलस आर मोस्टली सेप्रोफाइट फंगस. ये सेप्रोफाइट फंगस होता है और जनरली आप देखिए तो घर में नींबू काट दीजिए, काट के आधा टुकड़ा कभी रख दीजिए तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक जो स्पोर आते हैं, ब्लैक ब्लैक जो फंगस आते हैं, वो ही होता है एस्परजिलस. एस्परजिलस सब लोग देखे होंगे, नींबू के ऊपर बहुत तेज आता है. इसके अलावा भी बहुत सारे जगह पे आता है. सो हम चलते हैं पहले टॉपिक पे. एस्परजिलस. एस्परजिलस का फर्स्ट टॉपिक आता है सिस्टमेटिक पोजीशन, जिसको हम क्लासिफिकेशन के भी नाम से जानते हैं. तो किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोटियल्स, फैमिली एस्परजिलेसी, जीनस एस्परजिलस, स्पीसीज नाइजर. बहुत सारी स्पीसीज अपने देश में रिपोर्ट की गई हैं. हर जगह न्यू न्यू स्पीसीज पाई जाती हैं. सो हम एक स्पीसीज लेते हैं, जीनस एस्परजिलस एंड स्पीसीज नाइजर. राइट. अब टाइप ऑफ फंगस. फंगस कैसा है? सेप्रोफाइट फंगस है. सेप्रोफाइट फंगस किसे कहते हैं? ग्रो ऑन ओनली डेड ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड सेप्रोफाइट फंगस. जो हमेशा मृतजीवी पदार्थ पे आए उस तरह के फंगस को हम सेप्रोफाइट फंगस कहते हैं. ओके. कहाँ कहाँ ग्रो करता है फंगस, से कहाँ कहाँ आता है? जैसे देखिए हमारे आपके घरों में राइस चावल के ऊपर आता है, घी के ऊपर बहुत तेज आता है, ब्रेड पे आता है. इसके अलावा जैम जेली पे भी कुछ आते हैं फंगस से. और सबसे अच्छा तरीका अगर इस फंगस को देखना है तो नींबू का आधे टुकड़े को काट दीजिए, घर में रख दीजिए, कुछ दिन मॉइस्चर बना रहेगा तो उसके आधे टुकड़े कटे हुए पोर्शन पे एस्परजिलस क्लियर दिखाई देता है. अदर नेम इसको अलग नामों से क्या जानते हैं? देखिए ग्रीन और ब्लैक मोल्ड के नाम से जानते हैं. इसको हरी या काली फफूंदी के नाम से भी जाना जाता है. राइट. अब सेलवाल. इसकी सेलवाल किसकी बनी होती है? मेड ऑफ सेलुलोज, क्योंकि सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का फंगस है. तो आप जानते होंगे कि एस्कोमाइकोटिना के जितने भी फंगस होते हैं उसकी सेलवाल काइटिन की बनी होती है. काइटिन की बनी होती है. तो इनकी सेलवाल काइटिन की बनी होती है. अब डिजीज एक प्रकार का डिजीज भी उत्पन्न करता है मनुष्यों में, कुछ पशुओं में. तो उस तरह के डिजीज जो उत्पन्न करता है उस डिजीज को हम कहते हैं एस्परजिलेसिस. ग्रो ऑन डिजीज ऑन ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडी, इट इज कॉल्ड डिजीज एस्परजिलेसिस. राइट. सोमेटिक स्ट्रक्चर. माइसिलियम सेप्टेड. आप जानते होंगे कि सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का फंगस है. तो माइसिलियम सेप्टेड होंगे. ब्रांचेज होगा हाइलाइन, मल्टी न्यूक्लिएट एंड रिजर्व फूड मटेरियल बाय ग्लाइकोजन एंड ऑयल ऑन सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम से ही ये ग्लाइकोजन एंड ऑयल के रूप में फंगस भोजन एब्जॉर्ब करते हैं, प्राप्त करते हैं. सबस्ट्रेटम किसे कहते हैं? सबस्ट्रेटम जिसके ऊपर हमेशा सेप्रोफाइट फंगस आता है उस मटेरियल को सबस्ट्रेटम कहते हैं. जिस तरह आपको बताया गया था कि पैरासाइट फंगस हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आता है तो उसको होस्ट कहते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं. उसी तरह डेड ऑर्गेनिज्म पे जो फंगस आता है उस डेड ऑर्गेनिज्म पोर्शन को हम सबस्ट्रेटम के नाम से जानते हैं. सबस्ट्रेटम चाहे राइस हो सकता है, घी हो सकता है, ब्रेड हो सकता है या और एक्सेट्रा पदार्थ हो सकते हैं. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज ए टू टाइप्स. फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है. पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फर्स्टली हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे. देखिए हमने जनरली यहाँ बनाया है, ये माइसिलियम सेप्टेड दिखाई दे रहा है आपको. ये सेप्टेड माइसिलियम है. इसके अंदर ग्लाइकोजन ऑयल के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे मात्रा में पाए जाते हैं. अब ये फंगस जनरली जो सेप्टा होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस अगर उस सेप्टा के अंदर पाए जाते हो तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं.
ये साइटोप्लाज्म धीरे धीरे आउट ग्रोथ उत्पन्न होने लगता है, हाइफा ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और ऊपर की तरफ जो ही बढ़ना शुरू करता है इसके अंदर के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो आउट ग्रोथ होती है उसी को हम कहते हैं कॉन्डियोफोर। और यही आउट ग्रोथ डेवलप करते करते कॉन्डियोफोर का निर्माण करता है। कॉन्डियोफोर के अंदर न्यूक्लियस होंगे, साइटोप्लाज्म होगा और बहुत सारे पदार्थ होंगे, प्रोटोप्लाज्म भरे होंगे। अब कुछ समय के बाद इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इसके ऊपरी हिस्से में इकट्ठा होना शुरू करता है। जो ही इकट्ठा होना शुरू करता है इसका ऊपरी हिस्सा स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन होने लगते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगता है और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लोब्स या सब ग्लोब्स। गोलाकार स्ट्रक्चर धारण कर लेता है, इसी स्ट्रक्चर को हम ग्लोब्स भी बोलते हैं। ग्लोब्स आर सब ग्लोब के नाम से भी जाना जाता है, सब ग्लोब, और हम इसको आल्सो कॉल्ड बैस्किल, बैस्किल भी कहते हैं। अब कुछ समय के बाद अब इसमें क्या होता है, जो ही न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होने लगता है, 1 से 2 बनने लगते हैं, इसमें सबसे पहले आउट ग्रोथ उत्पन्न होने लगती है। धीरे धीरे एक छोटी छोटी आउट ग्रोथ उत्पन्न होने लगती है। इट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टिग्माटा। जो इसमें आउट ग्रोथ छोटी छोटी उत्पन्न होने लगती है इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टिग्माटा। अब प्राइमरी स्टिग्माटा में भी डिवीजन होने लगता है और उसी में न्यूक्लियस डिवीजन होने होते होते सेकेंडरी स्टिग्माटा बन जाता है, राइट। प्राइमरी स्टिग्माटा के ऊपर ही सेकेंडरी स्टिग्माटा का निर्माण होता है। तो सेकेंडरी स्टिग्माटा आर फॉर्मेड ऑन द प्राइमरी स्टिग्माटा एट द टिप। तो उसके ऊपरी भाग पे, प्राइमरी स्टिग्माटा के ऊपरी भाग पे सेकेंडरी स्टिग्माटा का निर्माण होने लगता है और कुछ समय के बाद सेकेंडरी स्टिग्माटा के ऊपर ही कोंडिया का निर्माण होता है, कोंडिया बनती है। और कोंडिया जो बनती है वो चेन में बनती है। कोंडिया कैसी बनती है, चेन में बनती है, मतलब इसको हम कहते हैं बेसिपिटल चेन। ओल्डेस्ट कोंडिया एट द टिप एंड यंगेस्ट कोंडिया एट द बेस, इट इज कॉल्ड बेसिपिटल चेन। इनकी जो कोंडिया का अरेंजमेंट होता है वो बेसिपिटल चेन में होता है। और कोंडिया जो इनकी होती है हल्की से खुरदरी खुरदरी होती है, जिसको हम क्रिस्ट लाइक भी बोल सकते हैं। कांटेदार संरचना उसके ऊपर दिखाई देती है। अब मैच्योर कोंडिया जो होती है ऊपर से ड्रॉप कर जाती है, टूट कर जाती है और कोंडिया के अंदर अपर लेयर एक्साइन कहलाते हैं और इनर लेयर इंटाइन कहलाता है। अपर लेयर एक्साइन जो होता है वो क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि इनर लेयर फ्लेक्सिबल होता है। कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम वाटर मॉइस्चर कंटेन करने के बाद यही कोंडिया जर्मिनेट करती है, फिर एक न्यू हाइफा तैयार करती है। तो इसको हम कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। हमने देखिए यहाँ पे बना रखा है, फुट सेल है हाइफा का, इसके बाद एक कोंडियोफोर है, एक प्राइमरी स्टिग्माटा है, सेकेंडरी स्टिग्माटा है। यहाँ पे कोंडिया अरेंजमेंट है, जो सबसे बड़ी कोंडिया वो सबसे टिप पे है, छोटी उससे नीचे, उससे छोटी उससे नीचे। तो और इस गोले वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बैस्किल कहते हैं, राइट। जरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटैक्ट बिटवीन एंथ्रोडियम एंड एस्कोगोनियम। एंथ्रोडियम इज ए मेल स्ट्रक्चर while एस्कोगोनियम इज ए फीमेल स्ट्रक्चर. Generally species are homothallic but heterothallic. Male and female organ are developed on the same hypha, it is called homothallic, while male and female hypha are developed different, so it is called heterothallic. दोनों एक पे अगर डेवलप करेंगे तो उसको होमोथैली कहते हैं और अलग अलग करते हैं तो हेट्रोथैली कहते हैं। मेल ऑर्गन को एस्कोगोनियम कहते हैं, सॉरी एंथ्रोडियम कहते हैं, और फीमेल ऑर्गन को एस्कोगोनियम कहते हैं। बोथ ऑर्गन डेवलप एंड कंटैक्ट बाय ट्राइकोगाइन. Tricogyne, what is tricogyne? Tricogyne is a tube-like structure contact both organ male and female. Male in tricogyne near about 20 nucleate present. By tricogyne male nucleus migrate in escogonium. Both nucleus fused and whole structure is converted इन सर्कुलर बॉडी. होल स्ट्रक्चर का कन्वर्ट धीरे धीरे जो ही मेल फीमेल बनते हैं होल स्ट्रक्चर कन्वर्ट होने लगता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर में और एक क्वार्क नुमा स्ट्रक्चर बनने लगता है. उस क्वार्क स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं
एस्कोगोनियम। कुछ समय के बाद वही क्वालिटी एंथ्रोडियम भी बनने लगता है, वो भी एस्कोगोनियम को चारों तरफ से घेर लेता है। पहले एंथ्रोडियम को एस्कोगोनियम घेरता है, कुछ समय के बाद वही एंथ्रोडियम फिर एस्कोगोनियम को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर उसी के अंदर एस्कोजिनस हाइफा का निर्माण होना शुरू करता है। वन न्यूक्लियस से माइटोसिस डिवीजन शुरू होता है, वन न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे। धीरे धीरे माइटोसिस डिवीजन बनते बनते होल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती है स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लिस्टोथिसिया, राइट। अब क्लिस्टोथिसिया इज ए हार्ड रेस्टिंग बॉडी, ब्लैक इन कलर, स्फेरिकल शेप एंड साइज, विदाउट नेचुरल ओपनिंग। एक गोलाकार होती है, कहीं से खुली नहीं होती है, और इसके अंदर प्रोड्यूस्ड ए मेनी एस्कस मैच्योर, देन क्लिस्टोथिसिया वाल ब्रेक are ruptured and ascus are liberated. Each ascus produced a many ascospore. Each ascospore liberated by ruptured and disseminated by environment. Return under favorable condition. Each ascospore germinate. ascospore देखिए ascospore germinate एंड गिव राइज ए न्यू हाइफा। यही कंटिन्यूअस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ये स्टेज तब आती है जैसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, कुंडिया के बाद ही फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पीशीज होमोथैलिक हो सकती है, हेट्रोथैलिक हो सकती है, और मेल आर्गन को हम एंथ्रोडियम कहते हैं, फीमेल आर्गन को एस्कोगोनियम कहते हैं। मेल फीमेल साथ डेवलप करते हैं और ट्राइकोगाइन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ट्राइकोगाइन में न्यूक्लियस अबाउट 20 तक होते हैं। अब ये होल स्ट्रक्चर धीरे धीरे आपस में कॉपुलेट करने लगते हैं, एस्कोजिनस हाइफा का निर्माण होने लगता है, एस्कस फॉर्मेशन होने लगता है उसी के अंदर, और कुछ समय के बाद ये होल स्ट्रक्चर स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। अब उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लिस्टोथिसिया। इसके पहले आपको क्लिस्टोथिसिया के बारे में डिटेल बताया गया है। अब क्लिस्टोथिसिया के अंदर एस्कस का निर्माण होगा। जब एस्कस मैच्योर कंडीशन में हो जाएंगे तो क्लिस्टोथिसिया की वाल फट जाती है, फिर एस्कस बाहर निकल आते हैं। कुछ एस्कस के अंदर बहुत सारे एस्कोस्पोर भरे रहते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। अब 3, 4, 5, 6, 7 तक भी बीच में होते रहते हैं, तो कम से कम 2, अधिक से अधिक 8। अब एस्कोस्पोर जब मैच्योर कंडीशन में होंगे तो एस्कस वाल फट जाएगी, एस्कोस्पोर बाहर निकल जाएंगे। कुछ समय के बाद एस्कोस्पोर इस हवा में विलीन कर उड़ जाते हैं, फिर रिटर्न उनके लिए सुटेबल मौसम मिलता है, होस्ट सबस्ट्रेटम मिलता है, तो फिर जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं। तो इन कंटिन्यूअस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, कभी ये सेक्सुअल कभी सेक्सुअल। तो आप समझ लिए जो रोग उत्पन्न करता है उसको हम स्पर्जिलिसिस कहते हैं। सब